नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन की उस अदृश्य मशीनरी के बारे में जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर हमारे देश की सबसे बड़ी आकांक्षाओं तक सब कुछ तय करती है। देखिए, ये वो बुनियादी ढांचा है जिसके बिना ना तो हमारे घरों में साफ पानी आ सकता है और ना ही हमारे एथलीट ओलंपिक पोडियम तक पहुंच सकते हैं। तो आज हम दो बिल्कुल अलग लेकिन अंदरूनी तौर पर जुड़े हुए विषयों की गहराई में जाएंगे। पहला, हमारे शहरों का गहराता जल संकट और दूसरा, हमारे खेल प्रशासन का सिस्टम। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे इंदौर के जल संकट की, फिर जल प्रशासन की चुनौतियों की और उसके समाधान की। इसके बाद हम खेल प्रशासन और 2036 के लक्ष्य पर चर्चा करेंगे, खेल प्रणाली की खामियों को समझेंगे और आखिर में खेल प्रशासन में होने वाले सुधारों पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, इंदौर का जल संकट और शासन की विफलता का वास्तविक प्रभाव। आइए एक बेहद गंभीर और तुरंत ध्यान देने वाले मुद्दे से शुरू करते हैं। जब एडमिनिस्ट्रेशन फेल होता है ना, तो उसका असर सिर्फ फाइलों या कागजों तक सीमित नहीं रहता। इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य और उनकी जान पर पड़ता है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, एक मुख्य पीने के पानी की पाइपलाइन सीधे एक पब्लिक टॉयलेट के नीचे से कैसे गुजर सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन हाल ही में इंदौर में बिल्कुल यही हुआ। स्थिति इतनी खराब हो गई कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC को खुद इसका संज्ञान लेना पड़ा। इस पाइपलाइन के टॉयलेट के नीचे से गुजरने का नतीजा ये हुआ कि पानी में ई कोलाई, साल्मोनेला और विब्रियो कॉलेरी जैसे खतरनाक बैक्टीरिया मिल गए। इससे इतना भयंकर हेल्थ क्राइसिस पैदा हुआ कि कई मरीजों के अंगों ने काम करना बंद कर दिया और सेप्सिस जैसी जानलेवा स्थिति बन गई। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, इस तरह की त्रासदियों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? अगर हम अपने संवैधानिक ढांचे को देखें तो 7वीं अनुसूची के तहत जल आपूर्ति मुख्य रूप से राज्य का विषय है और 74वें संविधान संशोधन ने नगर पालिकाओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। सीधा सा मतलब ये है कि पानी की सप्लाई की प्लानिंग करना, उसकी फंडिंग और उसके रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार और हमारे शहरी स्थानीय निकायों यानी म्यूनिसिपैलिटीज की होती है। अब इस टेबल को देखिए, ये काफी दिलचस्प है। ये भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा तय किए गए नियम हैं। IS 10500-2012 के तहत साफ पानी के लिए बहुत ही सख्त और स्पष्ट पैमाने तय हैं। जैसे अगर पानी में ई कोलाई जैसा कोई भी जैविक संदूषण है तो उसे पीने लायक बिल्कुल नहीं माना जा सकता। लेकिन विडंबना देखिए, कागजों पर लिखे इन सख्त नियमों और इंदौर जैसी जमीनी हकीकत के बीच कितना बड़ा अंतर है। और सच कहूं तो यही अंतर ही प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जल प्रशासन की चुनौतियां, रिसाव, कमी और विखंडन। देखिए, इंदौर की जो घटना हमने देखी वो कोई एक इकलौता मामला नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या का सिर्फ एक छोटा सा लक्षण है। जरा इस नंबर 21 पर गौर कीजिए। नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट ने बहुत साफ चेतावनी दी थी कि दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे 21 प्रमुख शहरों में 2020 तक भूजल यानी ग्राउंड वाटर के खत्म होने का खतरा है। और इससे कितने लोग प्रभावित होंगे? लगभग 10 करोड़ लोग। मतलब हम डिमांड और सप्लाई के एक बहुत ही खतरनाक गैप का सामना कर रहे हैं। इस पूरी समस्या की जड़ क्या है? जड़ है हमारा खंडित संस्थागत तंत्र या फ्रैगमेंटेड सिस्टम। होता क्या है कि अलग अलग एजेंसियों के बीच अधिकार को लेकर टकराव होता है। अब गुरुग्राम का ही उदाहरण ले लीजिए। वहां पानी से जुड़ी सेवाएं PWD, नगर निगम और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, इन तीनों के बीच बंटी हुई हैं। अब आप ही सोचिए, जब एक ही काम को इतनी सारी अलग अलग एजेंसियां कर रही हों तो किसकी जिम्मेदारी है ये तय करना और एक साथ मिलकर काम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे अहम है। भारत के लगभग 38% जल आपूर्ति गैर राजस्व जल या कहें नॉन रेवेन्यू वाटर के रूप में बर्बाद हो जाती है। जी हाँ, 38%। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो साफ किया हुआ पानी उपभोक्ताओं तक पहुंचना चाहिए था, वो पुरानी पाइपलाइनों, लीकेज, पानी की चोरी और बिना मीटर वाले इस्तेमाल की वजह से रास्ते में ही गायब हो जाता है। तो सिस्टम सिर्फ पानी नहीं खो रहा है, बल्कि करोड़ों का रेवेन्यू भी गंवा रहा है। इस सब पर क्लाइमेट चेंज और हमारे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर ने हालात और भी खराब कर दिए हैं। आपको याद होगा 2019 में चेन्नई के चारों मुख्य जलाशय पूरी तरह सूख गए थे
और अभी 2024 में हमने बेंगलुरु का गंभीर संकट भी देखा। नई दिल्ली का तो हाल हम जानते ही हैं। अनुपचारित अपशिष्ट जल यानी अनट्रीटेड वेस्ट वाटर ने यमुना नदी का दम घोट दिया है। पाइपलाइन से नियमित पानी न आने के कारण आज लोग बोरवेल और पानी के टैंकरों पर निर्भर होने को मजबूर हैं, जिससे हमारे शहरों में पानी की असुरक्षा लगातार बढ़ती जा रही है। तो आइए आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, जल संकट के समाधान, नीतियाँ, प्रौद्योगिकियाँ और एकीकृत कार्रवाई। अब सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात तो नहीं करेंगे ना, तस्वीर पूरी तरह से डार्क नहीं है। सरकार ने इन गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए कई अच्छी पहलें भी की हैं। जैसे जल जीवन मिशन का टारगेट है 4378 शहरों में हर घर तक नल का पानी पहुंचाना। अमृत 2.0 ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट और पेयजल सर्वेक्षण पर फोकस कर रहा है। कैच द रेन अभियान लोगों को साथ लाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दे रहा है और नमामि गंगे जैसी योजनाएं नदियों में होने वाले प्रदूषण को कम करने पर काम कर रही हैं। लेकिन आगे का रास्ता क्या है? हमें एक यूनिफाइड या एकीकृत अप्रोच की जरूरत है। सबसे पहला और जरूरी कदम है शहर के स्तर पर एक एकल जल प्राधिकरण या सिंगल वाटर अथॉरिटी बनाना, ताकि अलग-अलग एजेंसीज के बीच का टकराव खत्म हो। दूसरा, पुरानी पाइपलाइनों को बदलना और लीकेज पकड़ने के लिए ध्वनिक रिसाव पहचान यानी ध्वनियों के जरिए, साउंड वेव्स के जरिए लीकेज का पता लगाने वाली मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल करना। इसके अलावा पॉलिसी, पीपल और प्लेस यानी 3 P's के फ्रेमवर्क को मजबूत करके और वेस्ट वाटर के रीयूज को अनिवार्य बनाकर हम इस क्राइसिस को हमेशा के लिए सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब गियर शिफ्ट करते हैं और आते हैं अपने चौथे भाग पर, खेल प्रशासन और 2036 का लक्ष्य, ओलंपिक पोडियम का लक्ष्य। देखिए, ये बात समझने वाली है कि जैसे शहरों को जिंदा रखने के लिए एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, बिल्कुल वैसे ही देश को स्पोर्ट्स में मेडल जिताने के लिए भी एक शानदार व्यवस्था की जरूरत होती है। भारत ने एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस लक्ष्य रखा है, 2036 तक खुद को दुनिया के टॉप 10 खेल राष्ट्रों में शामिल करना और ओलंपिक की सफलतापूर्वक मेजबानी करना। और इसी विजन को सच करने के लिए खेलो इंडिया नीति 2025 के तहत खेल प्रशासकों की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई, जिसका नेतृत्व खुद हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ने किया। तो अब बात करते हैं पांचवें हिस्से की, खेल प्रणाली में खामियां और एथलेटिक गवर्नेंस में बाधाएं। अब इतने बड़े आसमान छूने वाले लक्ष्यों को हासिल करने से पहले हमें जमीनी हकीकत को समझना होगा। अभिनव बिंद्रा के इस टास्क फोर्स ने वर्तमान खेल प्रशासन व्यवस्था की बहुत बारीकी से जांच की और कुछ बेहद गंभीर खामियों को उजागर किया। फाइंडिंग्स एकदम साफ थी। हमारे यहाँ खेल प्रशासकों के लिए किसी प्रोफेशनल कैडर की पूरी तरह से कमी है। जो ट्रेनिंग आज दी जा रही है वो बहुत ही बिखरी हुई और पुरानी है। सबसे बड़ी बात, हमारे खिलाड़ियों के लिए अपने खेल करियर के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में आने का कोई क्लियर रास्ता ही नहीं है। और आज के इस डिजिटल युग में भी खेल प्रशासन में डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल ना के बराबर है। और अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, खेल प्रशासन में सुधार और प्लेबुक का व्यवसायीकरण। इन खामियों को दूर करने के लिए सिस्टम को पूरी तरह से प्रोफेशनल बनाने का एक शानदार ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। आइडिया ये है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना ही चुस्त और मॉडर्न होना चाहिए जितने कि हमारे एथलीट होते हैं। इसके लिए खेल मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय खेल शिक्षा एवं क्षमता निर्माण परिषद बनाने का प्रस्ताव है। साथ ही एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण और विकास प्रकोष्ठ भी बनाया जाएगा। और तो और एकदम जमीनी स्तर पर ट्रेनिंग देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण साई एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहा है, जिसका नाम है ई-खेल पाठशाला। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे मेरिट के आधार पर एक नई व्यवस्था बन रही है। इसमें 5 स्तरीय कैपेसिटी मैच्योरिटी मॉडल और एक विशिष्ट प्रशासक आईडी यानी UAID शामिल है। इससे क्या होगा? इससे प्रशासकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट को अच्छे से ट्रैक किया जा सकेगा। अब खेल संघों में प्रमोशन किसी की सिफारिश से नहीं होंगे, बल्कि आपके स्किल्स और डेटा के आधार पर होंगे। है ना कमाल का सिस्टम? एक और बहुत ही दिलचस्प प्रपोजल है दोहरी एथलीट करियर योजना या ड्यूल एथलीट करियर स्कीम। इसके तहत जो खिलाड़ी अभी खेल रहे हैं उन्हें खेल के साथ साथ लीडरशिप की एजुकेशन भी दी जाएगी, ताकि उन्हें स्पोर्ट्समैन ऑफ मेरिट का सर्टिफिकेट मिल सके। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है जिम्बाब्वे की तैराक कर्स्टी कोवेंट्री, जो एक शानदार एथलीट होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष भी बनी। भारत में भी बिल्कुल ऐसी ही चैंपियन प्रशासक तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
तो कुल मिलाकर कहें तो अब एडमिनिस्ट्रेटर्स की परफॉर्मेंस को भी एथलीटों की तरह ही सख्ती से मापा जाएगा। कोर्स बनाने के लिए आईओसी और फीफा जैसी ग्लोबल बॉडीज के साथ पार्टनरशिप की जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 और नए नियमों को फॉलो करते हुए डिजिटल टूल्स और स्पोर्ट्स साइंस का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। 2036 के उस बड़े ओलंपिक लक्ष्य के लिए इस लेवल की ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। अब इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। आज हमने देखा कि कैसे प्रशासन की ये अदृश्य मशीनरी हमारी जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करती है। एक तरफ हमारे पास खेल का मैदान है, जहां हम दुनिया जीतने का सपना देख रहे हैं, और दूसरी तरफ है हमारी सबसे बुनियादी जरूरत, पानी। तो सवाल ये है, अगर हम 2036 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के लिए अपने स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को इतना चुस्त, जवाबदेह और डेटा संचालित बना सकते हैं, तो क्या उसी प्रशासनिक शक्ति, उसी एडवांस टेक्निक और उसी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके हम ये पक्का नहीं कर सकते कि भारत के हर घर में साफ पानी पहुंचे? क्योंकि अंत में एक देश की असली जीत तो उसके संस्थानों की मजबूती और उसके नागरिकों की बेहतर जिंदगी में ही छुपी है। सोचिएगा जरूर, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से और अपने सिस्टम से पूछना चाहिए।